जो चैप्टर हम चालू कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? किसी को पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब? कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना मीनिंग बताओ। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, गवर्नेंस मतलब मैनेज करना, ठीक है, और कुछ मैनेजमेंट लिखती हूं मैं, ठीक है। इंटरनल परसिस्टेंस, फ्रेम पॉलिसीज हो गई, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कवर हो सकते हैं, रूल्स कवर हो सकते हैं, और कुछ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स कवर हो सकता है कि एथिकली काम करें। आप लोग सबको समझ आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक मीनिंग? अब मैं, एक ये ग्रुप है, दो ये ग्रुप है, चार वो ग्रुप है, ठीक है। कंपनी, आपकी कंपनी का नाम एक सोचो, आप दोनों एक कंपनी का नाम सोचो, आप चारों एक कंपनी का नाम सोचो, तो हमारे पास 3 कंपनीज हैं, ठीक है। आप अपनी अपनी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ठीक है, आप क्या हो अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स। अब मैंने आपको एक टास्क दिया है, समझो मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी, तो बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको वो सिचुएशन डिस्कस कर रही है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे आना है बाहर, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस कंपनी में था। क्लियर? तो हमको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। चलो कंपनी का नाम सोचो फटाफट पहले, फिर मैं वो सिचुएशन देती हूँ। और तुम दोनों स्नेहा को बोलने देना इसमें, हाँ, क्योंकि जो मैं दूंगी वो शायद तुम दोनों को बनने लग जाए। कंपनी का नाम, पब्लिक कंपनी है, तो पहले तो डायरेक्टर्स ही दो हैं कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी। दूसरी कंपनी बच्चे, आपकी कंपनी का नाम हर्षता? परी? कंपनी का नाम केपी, केटी, नाइस, एपीएएच, एपीएएच प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 4 डायरेक्टर्स हैं। नीचे ट्रक जा रही है, ये पूरी बेंच हिल रही है, पता नहीं तुम लोग की भी हिल रही है, तो मुझे तो स्टार प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सिचुएशन है कि एक ऐसे क्राइसिस आ गए हैं जहां पे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब सपोज आपकी कंपनी में ऐसा एक प्रोडक्शन है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन उससे एनवायरमेंट हार्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं हेडिंग दूं इस सिचुएशन को, तो इट इज एनवायरमेंट वर्सेस प्रॉफिट, ठीक है। गो हेड, डिस्कस कैसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करेंगे। फाइनली आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, नोटिस पहुंच चुके हैं, अब आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो आप बोर्ड मीटिंग में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे कि हमारी कंपनी में जो भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उससे एनवायरमेंट हार्म होगा, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट बहुत होगा, मतलब हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, तो क्या करना है? दैट इज अ थिंग जो आप डिस्कस करोगे। करो ना पहले डिस्कस, फिर मैं पूछूंगी, क्योंकि तू मुझे बता देगी तो इन लोग सुन लेंगे। यू कैन पेन डाउन जो भी आपका है। अच्छे से टाइम ले लो, लेकिन ये सिचुएशन जो एग्जाम में भी आ सकती है इसलिए सिखा रही हूँ, ठीक है।
लिख लिए? कितने? 4? रुक जाओ, हाँ, नहीं तो इन लोग कॉपी कर लेंगे। ऐसे साइड में लिखने हो तो लिख ले रफ में। और ऐसा कुछ सोचना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। एक्चुअल में तुम्हारी कंपनी है, एक्चुअल में तुम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। व्हाइट कलर की एक्टिवा है क्या किसी की? यहाँ पे नहीं है, बाजू में पूछ ले। ऑल डन? अपन ने तो बहुत कुछ पढ़ा है इसमें। हेल्प चाहिए तुम लोगों को? 4 लोग 6 पॉइंट्स, अच्छी बात है। चलो, टीम अल्फा ने पहले बोला था, हो गया ना? चला लोगे? इन लोगों का मत ऐड करना। लिख लिया ना 4 पॉइंट्स? लिख लिया ना पॉइंट्स? तुम लोगों ने 6 लिख लिए ना? कितने पॉइंट्स है मानसी? 8 है, इसमें और ऐड नहीं होने चाहिए अब। हाँ, नहीं, अब बस हो गया। 5। यहाँ के बताओगे क्या? हाँ बोला ना उसने। कोई भी एक डायरेक्टर साथ में आओ। मैं लिखती जाऊंगी बोर्ड पे, आप बताते जाओ, ठीक है जी? उनको ऑब्वियसली अल्फा प्राइवेट लिमिटेड आई है। वो सिचुएशन को 4 तरीके, अगर किसी का भी कुछ सिमिलर हो तो बाद में बता देना, ठीक है? पहला पॉइंट ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की एक कमिटी फॉर्म करेंगे ये लोग। कैसे एक्सपर्ट्स हायर करेंगे आप एनवायरमेंट और प्रॉफिट के लिए? अच्छा, ठीक है, एक्सपर्ट्स हो गए। और जो हार्म ना हो, एनवायरमेंट को हार्म ना करे, ठीक है? तो इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग इनको इंपॉर्टेंस दी है, कंसिडरिंग कि हम पहले एक्सपर्ट्स रखेंगे एनवायरमेंट के, ताकि वो बता दे कि यार यहाँ से ये हार्म नहीं होगा। और प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढे जो एनवायरमेंट को हार्म भी ना करे और पैसा भी मिल जाए। इन्होंने पढ़ा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दे नो कि व्हाट इज इट इज मोर अबाउट, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू इनडायरेक्टली जनरेट करता है। तो इन्होंने कहा कि हम सीएसआर इनिशिएटिव में घुस जाएंगे। तो इसमें घुस जाते हैं तो क्या मार्केट में एक आपकी इमेज बन जाती है। और वो सीएसआर का ही पार्ट है,
ठीक है, तो एक एक इम्पैक्ट असेसमेंट एक्चुअली बेसिकली इनके जो भी काम है उसका असेसमेंट करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में। तो तुम्हारा अगर इम्पैक्ट गलत पड़ गया और प्रॉफिट भी आ गया तो फिर प्लग बैक करेंगे। तो ये ओवर एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है, ये डिविडेंड नहीं अनाउंस करेगी, ये स्टाफ की सैलरीज नहीं बढ़ाएगी, ये प्रमोशन नहीं देगी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये प्रमोशन नहीं देगी स्टाफ को, रिटेन शिप नहीं रख पाएगी स्टाफ की, ठीक है, लेकिन हाँ मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड कर लेगी क्योंकि प्रोडक्ट से वापस एनवायरमेंट को पे बैक कर देगी, है ना। तो ये मोर ऑफ कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन रही है, ना कि कंपनी फ्रेंडली, मतलब अपने स्टाफ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी इन्होंने, एनवायरमेंट को दी और कस्टमर्स को दे दी। क्लियर है? और कुछ? गुड, वेरी गुड। हर्षिता, हाँ कौन आ रहा है? क्या नाम था? के APAH। सबको समझ आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेस? दोनों चीजें कवर होती हैं उसमें। तो कंज्यूमर के तो अभी कोई इश्यूज ही नहीं है बच्चे, आपके प्रोडक्ट्स। हाँ, इसको मैं सर्वे बोल लूं कि यू विल आस्क फ्यू कस्टमर्स टू यूज द प्रोडक्ट, टेल अस द रिव्यू, और जो भी आपके इश्यूज होंगे वो हमारी कमिटी उसको रिजॉल्व करेगी, ऐसे बोल दूं? तो पहला आप काम करोगे, प्रोडक्ट बना के सर्वे करोगे कितना हार्मफुल कितना इम्पैक्टफुल पड़ रहा है, करेक्ट? चलो नेक्स्ट। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज है, वेस्ट मैनेजमेंट और जो भी एनवायरमेंट फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं उसके मैनेजमेंट को लेके इन्होंने एक थ्योरी बनानी है, पॉलिसी बनानी है। फोन वोन तो नहीं यूज किया था ना किसी ने? ठीक है, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे हमें प्रॉफिट मतलब है भैया, हमें हमें प्रॉफिट चाहिए, हम एनवायरमेंट की सेफ्टी ध्यान रख लेंगे, हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? ठीक है, वो कंप्लीट आ गया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये CSR में आ गए, ठीक है, सोशल वेलफेयर दे देंगे ताकि हमारी एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाए, कस्टमर ट्रस्ट बनता जाए। अच्छा, ये मार्केट में ये इंट्रोड्यूस भी करेंगे कि हम अपनी कंपनी का 10% तो मार्केट में एनवायरमेंट को या फिर सोशली एक्ट जहां पे भी एक्टिविस्ट है उनको देंगे 10% ताकि कंट्री के लिए वो यूज हो। तो ये हम पहले ही मार्केट में डाल देंगे कि तुम ये प्रोडक्ट बाय करो क्योंकि तुम्हारे बाय करने से 10। अच्छा, ये पक्का। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम? पूरे धंधे वाला दिमाग लगाया है कि पैसा भी हम कस्टमर से लेंगे और मार्केट में जो लगाएंगे वो भी कस्टमर का पैसा, सोशली जो पैसा लगाएंगे वो भी तुम ही से लगाएंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट तो है ही है। हमने प्राइस ऐसे रखी है कि 10% तुमको बोल रहे हैं, ओ भाई तू ही देगा 10% इसका, सोशली एक्टिव सोशल जहां पे भी वेलफेयर के लिए 10% दे रहे हैं वो तुम्हारे प्रोडक्ट में से ही जा रहा है। तो ये भी मार्केट में तू खरीद क्योंकि तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो टूवर्ड्स कंट्री, है ना? नाइस। अच्छा, ये तो तुम्हारी कंपनी नुकसान में चली जाएगी इससे। ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा वो है क्योंकि इसमें आपको लोग यूज करेंगे, कहीं भी यूज करके आ गए प्रोडक्ट, आपको बोलेंगे कि आप धंधा नहीं कर पाओगे इसमें, आपको बोलेगा कि यार मेरे को मेडिकल इशू आपके प्रोडक्ट से हो रहा है। आप कितना इन्वेस्टिगेशन करोगे, कितने एक्सपर्टीज बिठाओगे, कितने लोगों को बोलोगे कि यार चेक करो मेरे प्रोडक्ट से इसको मेडिकल इशू हुआ है क्या? उसके बाद जब आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाओगे, एवरी बॉडी अ डिफरेंट, एवरी एज ग्रुप इज डिफरेंट,
जितना खर्चा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट गया इधर पे, जितना तुमने धंधे वाला दिमाग लगाया है ना, यहाँ पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं बैठी, क्योंकि तुमने अपनी कंपनी का फायदा नहीं देखा लास्ट में। नहीं तो गलत है ना। फिर प्रोडक्ट एक बार बोल दिया अगर, तो कस्टमर तो आएगा ही, और कस्टमर को बोला, बोलने के लिए बोला था, तो फिर तो मार्केट एक एक जन को भी पता चला कि ये सही नहीं है, आस्था का प्रोडक्ट सही नहीं है। वाया वाया 10 लोगों को पता चला आस्था का प्रोडक्ट सही नहीं है, 10 से 15, 15 से 100, 100 से 1000। वर्ड ऑफ माउथ इतनी खतरनाक चीज है कि नहीं है मतलब नहीं है। कितने ब्रांड्स हमने गिरते हुए देखे हैं ना, स्किन ब्रांड्स ही अगर हम बोले तो एक सेकंड में गिरते हैं। आज मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं, और हमने एक दिन बैठ के स्किन केयर डिस्कस किया कि सब स्किन केयर कैसे करते हैं। जिसने जिसने प्रोडक्ट बताया, मैंने बोला यार आई यूज ना दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको लगेगा यार ये बेस्ट तो होगा यार, ये इतने सालों से यूज करिए बढ़िया होगा, तो वो हो गई। और जो प्रोडक्ट के लिए मैंने बोल दिया कि यार ये अच्छा नहीं है, मैंने यूज किया, साल भर यूज किया था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप उस प्रोडक्ट को शायद छुओ भी ना, फिर माइट बी पॉसिबल। तो हम ऐसी इमेज नहीं क्रिएट करेंगे। बाकी सब बहुत अच्छा था, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कवर हो गया, लेकिन लास्ट वाला नहीं करेंगे हम, ठीक है? ऐसा हम कुछ नहीं। परफेक्ट। अपनी कंपनी में सीएस लेके आएंगे, वो बताएगा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से गवर्न करना चाहिए, ठीक है? गुड, वेरी नाइस। स्टार लिमिटेड आए हैं। इसी इसी बस इतने ही कंसेप्ट में तुम्हें पूरा जो चैप्टर का हेडिंग है ना, वही समझ आ जाएगा। अब जब पढ़ोगे ना चैप्टर, अब क्योंकि पूरा थ्योरी है बच्चे, अब जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो मजा आएगी पढ़ने में। चलो, स्टार लिमिटेड। ठीक है, तो हमने पहले ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जितने भी हमारे पास अभी रिसोर्सेज है इको फ्रेंडली, तो ई व्हीकल्स जैसे हो गया, वो हमने स्टार्ट करना चालू कर दिया है, ठीक है? ये लोग भी वो पर्पस लेके आए हैं, मतलब कि पहले हम एनवायरमेंट का सोचेंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम कंट्री का सोचेंगे, वी विल अर्न प्रॉफिट, ठीक है फाइन, बट ये सारे में हम खर्चा जरूर करेंगे, मतलब फॉर देम ऑल्सो प्रॉफिट इज लिटिल लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जितना है कि दे आर कमिंग अप विथ न्यू पॉलिसीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, दे आर कमिंग अप विथ अ न्यू प्रोडक्ट जो क्या है, रिसाइकिल हो सकेगा। तो सिंधी दिमाग थोड़ा सा लगाया है कि भाई वेस्ट को भी दोबारा यूज हो। हाँ फिर ठीक है, तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वाला पोल्यूशन कर रहे हैं तो हम ई व्हीकल्स करेंगे। ये डिपेंडिंग कौन कौन से पोल्यूशन आ रहे हैं उससे, अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो हम अब्जॉर्ब वाली डिवाइस यूज करेंगे। ब्रांडिंग ही हम वीगन वाली करेंगे, ठीक है? अब बच्चे ये सब में खर्चा बहुत होगा, हाँ। क्लीन ट्रांस ई व्हीकल के लिए भी खर्चा होगा, रिसाइकलिंग के लिए भी खर्चा होगा। अच्छा, ठीक है, तो भी एक्सपेंसिव जाएगा ना वो, थोड़ा सा खर्चा है इसमें। ये देखो स्टाफ, कि हम अपने स्टाफ को सबसे पहले सिखाएंगे भाई जो तू बना रहा है ना वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बना। सबसे पहली चीज कि हम अपने मैनेजमेंट को तो सिखाएं कि हमें प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन कब आएगा, जब एनवायरमेंट को सिक्योर करेंगे, या फिर एनवायरमेंट को हार्म करने वाले हैं तो आपका क्या कहना है? आपका कहना है कि एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है, तो ये अपने लेबर और जो भी स्टाफ मेंबर्स है इन सब में अवेयरनेस फैलाएंगे कि शायद जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो एनवायरमेंटली हार्म हो सकता है, और अगर वो एनवायरमेंटली हार्म होगा लेकिन हमको प्रॉफिट बहुत होगा, तो हम आपको अवेयर करा रहे हैं कि लेट्स नॉट हार्म द एनवायरमेंट, ठीक है? तो वी आर मेकिंग एन अवेयरनेस। बाद में तो नहीं ऐड किया था ना ये? हाँ, सस्टेनेबिलिटी
को वर्क ऑन करें। जैसे आप कमिटीज बना रहे थे तो दे आर कमिंग अप विद अ सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी कि हर चीज, हर रिसोर्सेज का कम से कम यूज हो सके ताकि वो वेस्ट ना हो। एनीथिंग एल्स? ठीक है, वो सब आ गया आपका, एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट, सब हो गया। और कुछ बचा? अब मैं एक कंपनी हूं, ठीक है? नहीं नहीं, मैं इसी में ऐड करती हूँ बस। तो लेट्स कम अप विद वन कंपनी, मी बीइंग अ प्रोफेशनल एडवाइजर टू योर कंपनी, कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ। आप सबके बहुत सही थे, मोर ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली, मोर ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली, मोर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। इनमें एक चीज अच्छी थी कि इन्होंने स्टाफ की अवेयरनेस ऐड की थी, ठीक है? इन लोगों ने कमिटीज बनाने का पहले से ही स्कोप रख लिया था कि हम एक्सपर्ट रखेंगे, भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम एनवायरमेंट का, वो बहुत अच्छी चीज है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे। और ईसीजी भी आपने बोला था ना, ईएसजी, ईएसजी वाला भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर आपके में तो बेस्ट था कि कंपनी हाईलाइटेड रहेगी हर जगह, 10% आपके में डालो प्रॉफिट में से भी, और सोशली एक्टिव भी हम रहेंगे। अमेजिंग चीज। मेरा पहला पॉइंट है, बीइंग एन प्रोफेशनल एडवाइजर, लॉन्ग टर्म विजन। ये जो प्रॉफिट मेकिंग है वो एक बार है कि बार बार है? एक बार एनवायरमेंट हार्म करना है कि हमेशा करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट है कि मैम क्या ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कि हमने अगर प्रोड्यूस किया, मैंने बोला था एक ऐसा प्रोडक्शन आएगा जिससे आपको बहुत प्रॉफिट मेकिंग होगा और उससे शायद क्या होगा, एनवायरमेंट हार्म होगा। तो क्या ये एक ही बार होगा? क्योंकि आपने बहुत सारे खर्चे सोच रखे हैं, कमिटी लेगी लाख लाख रुपए वाली सैलरी, जितने डेवलपमेंट्स आपने सोचे हैं, जितना आप अगर 10% उनसे लेने का सोच रहे हो तो आपको उतना प्राइस रखना पड़ेगा। लेबर स्टाफ तो अलग चीज हो गई, अगर आप इतना ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आप लेके आओगे अपनी फैक्ट्री में तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो अभी खर्चा कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया तो वो तो खर्चा उसी में लग गया ना। तो कंपनी ने क्या कमाया? शायद बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट, और सोचा था बहुत वाइडर प्रॉफिट, लेकिन मिला क्या? थोड़ा सा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी तक हम तुम लोगों ने जो मुझे बताया एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब हम एक स्टेप बस अहेड, थोड़ा वाइडर सोचते हैं, गुड कॉर्पोरेट। तो हमने सोचा लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है? फिर सेकेंड पॉइंट इनके में सही था, सस्टेनेबिलिटी वाला, कि जो भी यूज कर रहे हैं वो आगे के लिए बचना चाहिए, ठीक है? आज प्रॉफिट नहीं कमाना है मुझे, जिंदगी भर कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन, तो कंपनी जिंदगी भर क्या कमा रही है? प्रॉफिट कमा रही है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा था, बिल्डिंग ट्रस्ट, जो आप लोगों के में था, बहुत अच्छा पॉइंट था। सीएसआर, तो ये जो ट्रस्ट आता है वो सीएसआर से आ जाता है। जो आपके में भी था कि हम सोशल वेलफेयर करेंगे, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी एक ऐसा एरिया जो अभी बहुत पीछे है उसको डेवलपमेंट के लिए हमने पैसा दे रखा है या लगा दिया ऐसा कुछ, या मेडिकल के लिए कुछ भी कुछ स्पेंड किया। जो प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है वो आज की डेट में प्रॉफिट मेकिंग है, पर वो इतना वैल्यू क्रिएट करे कि वो लाइफ टाइम प्रॉफिट हमको दे। फिर एक अच्छा पॉइंट था, अवेयरनेस ऑफ स्टाफ मेंबर्स। उनको भले आप ये नहीं बताओ, बोर्ड मेंबर्स हो, भले आप ये नहीं बताओ कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट मेकिंग होने वाला है, पर एक टीम मीटिंग होती है जहां पे आप बताते हो कि वे कम न्यू प्रोजेक्ट, एक गुड अपॉर्चुनिटी आई है कंपनी में। इन टर्म्स ऑफ मनी स्टाफ को हम नहीं बताते कि क्या करने वाले हैं हम, पर एक गुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि लेट्स वर्क ऑन संडेज ऑल्सो, लेट गेट इन टू अ रिसर्च कि कैसे हम प्रोडक्ट बनाएं जो एनवायरमेंट को हार्म बहुत स्लाइटली ही करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना करे। कैसा हम प्रोडक्ट बनाए तो हम अपनी टीम को ही यूज करें, जिनको हम साल भर में सैलरीज देते तो क्या काम की देते हैं, यही काम की। तो बड़ा रिसर्च दो उनको कि तुम पहले रिसर्च करके आओ कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम डेवलप करेंगे जो प्रॉफिट मेकिंग भी होगा और एनवायरमेंट लेस हार्म होगा, ठीक है? तो अवेयरनेस देके उनको हमने क्या किया? मोटिवेट किया, उनका भी ट्रस्ट ले लिया कि यार अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ ना कुछ मैम या सर जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, शायद डिविडेंड अनाउंस कर दे तो हमारे पास भी ईसॉप्स है और हम रिसर्च दिल से करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी
है, शायद सबके प्रमोशंस डिक्लेयर कर दे हम कि अगर ये अपॉर्चुनिटी हो गई तो सबके प्रमोशंस हो जाएंगे। फिर बच्चे, फिर आता है कस्टमर लॉयल्टी। जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइनली उनके लिए अच्छा है, जो प्रोडक्ट है जेन्युइनली 10% सोशल वर्क में जाएगा, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होगा। दूसरा कि जो प्रोडक्ट है उनके लिए यूजफुल है और यस एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो उनको हार्म नहीं होगा इनडायरेक्टली भी, मतलब यूज करके तो मजा आया पर एनवायरमेंट हार्म हो गया तो इनडायरेक्टली हार्म हुआ उनको। तो कस्टमर लॉयल्टी भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक बार नोट्स देखते हैं। अब इतना बैकग्राउंड समझ आ गया। अब पूरे चैप्टर में पॉइंट वाइज एक एक टर्म जो जो मैं बोलूं वो क्लास में याद कर लेना। मतलब कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब लिखा है जैसे रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम और प्रोसेस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि यार एक कंपनी को अच्छे से गवर्न करने को मतलब क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो क्या हम आंसर में ऐसे लिख के आएंगे क्या? नहीं, आंसर में हम क्या लिख के आएंगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्राइब, मेरे साथ बोलो, फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम एंड प्रोसेसेस। क्या क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर पूछूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है या इंस्टीट्यूट पूछे तो पहली लाइन और पहले टर्म्स यही होने चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम, प्रोसेसेस within and by which authority is exercised and controls the corporations। क्लियर है सबको? मार्क करो ये बॉक्स में जो बना है। Corporate governance is the application of best management practices, compliance of law and letter and spirit। मेरे में एक और पॉइंट था compliances, कि हम लॉ का कंप्लीट अडहेरेंस करेंगे। ठीक है, लॉ का कंप्लीट अडहेरेंस करेंगे। और एक और पॉइंट था मेरे में जो किसी ने नहीं पुट किया, कस्टमर लॉयल्टी के बाद रिस्क मैनेजमेंट कमिटी या रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे और लॉ का कंप्लायंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, compliance of law, true and letter spirit, adherence to ethical standard, effective management, distribution of wealth, discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders। अब पूरी कॉर्पोरेट डेफिनेशन ना पॉइंट्स में लिखी है। पहला वाला बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, दूसरा कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, तीसरा एथिकल स्टैंडर्ड्स, क्यों? फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो भी कमाया है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएंगे। और डिस्चार्ज ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर किए थे? अभी आप लोगों ने ही, सिर्फ कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं था, बाकी सब कुछ थे आपके पॉइंट्स में। और लास्ट क्या है? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सबको समझ आया? इसमें पॉइंट्स बनाओ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ, पहला पॉइंट क्या है? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बच्चे सिर्फ सुनोगे ना, थोड़ी देर में ना स्लीपी फील करने लगोगे। एथिक्स है ही ऐसा। तो हम क्या करेंगे ना, बोलते रहेंगे। हम पॉइंट्स क्लास में याद करें, हमें घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एथिक्स। ऐसा इतनी बार उसको हम बोल लेते हैं कि याद ही हो जाता है। घर में बस रिवाइज क्या, लिखने बोल दो, अब बस क्वेश्चन पूछो और लिखते जाए हम। ठीक है, कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पहला पॉइंट बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, दूसरा पॉइंट कंप्लायंस ऑफ लॉ, तीसरा पॉइंट एथिकल स्टैंडर्ड्स, तीसरा और फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फॉर डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। क्लियर है सबको? एक बार और बस दिमाग में बिठा लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द बेस्ट, दूसरा कंप्लायंस ऑफ लॉ, तीसरा एथिकल स्टैंडर्ड, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फिर डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन किसने दिया? हमारे भगवान जी ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। हमारे इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इस तरीके से डिफाइन किया है। तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का आंसर लिखो तो वो खुश
हो जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ब्रॉड टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस, कस्टम, पॉलिसीज, लॉज, इंस्टीट्यूशन, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन। जैसे पहले समझा, फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप, सिस्टम, प्रोसेसेस। फिर से लिखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्राइब क्या करता है, प्रोसेस, कस्टम्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस। ये लाइन मैंने इसलिए मार्क की है बच्चे, और आपकी बुक में भी मार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको आपसे पूछना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो वो ऐसे एक लाइन लिख के पूछता है। ठीक है, ऐसे ये लाइन लिख के लिखेगा एक्सप्लेन, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स टू स्टर, स्टार मार्क करो, एन ऑर्गेनाइजेशन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन बाय डिटरमाइनिंग वेज टू टेक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। क्या हर लाइन का मतलब समझ आ रहा है? किसी को भी नहीं समझ आए तो पूछ सकता है। जैसे इसका मतलब है, स्टर मतलब समझते हैं, हम कॉफी को स्टर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से चलाना है ताकि जो हमारी डिजायर है उस डायरेक्शन में वो काम करे, और हम डिफरेंट डिफरेंट वेज डिटरमाइन कर सके ताकि हम बेस्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सके। तो कंपनी चलाने के लिए स्ट्रैटेजीज लगती है, कंपनी चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग लगती है। तो अगर आपको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए तो आपको पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डायरेक्शंस देने पड़ेंगे ताकि बेस्ट डिसीजन मेकिंग आए। अब इसका एक एग्जांपल समझो। अब जैसे आप लोगों की एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में 4 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, आपस में क्या कभी क्लैशेस नहीं होंगे? आपने कुछ पॉइंट बोला होगा, उन्होंने कुछ पॉइंट बोला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉइंट्स ने बोला होगा, शायद हमने इंक्लूड नहीं किए होंगे, या नम्रता ने कुछ बोला होगा नहीं इंक्लूड किए, मनुश्री ने बोला होगा तो हमने उसको थोड़ा चेंज किया होगा। तो वो एक ह्यूमन बिहेवियर की, क्यों हमारा पॉइंट नहीं लिया गया, क्यों हमारा पॉइंट नहीं ऐड किया गया, क्या क्यों ये वाला पॉइंट क्यों नहीं बोल रही है, ये सारी चीजें एक डिसीजन मेकिंग को हार्म कर सकती है। एक बेस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं आ सकता। अब कुछ बच्चे, कुछ डायरेक्टर एडजस्टिंग होते हैं, चलो ठीक है यार तुमने बोला ना, लिख दो, कोई बात नहीं, क्या देखी जाएगी, प्रॉफिट होगा नहीं होगा। कुछ होते हैं नहीं, प्रॉफिट चाहिए, यही लिखो यही लिखो यही लिखो। कुछ को कोई मतलब ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं बोलेंगे वो। ठीक है, ऐसे वेराइटी ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं ना कंपनी में। तो ऐसे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे आएगी? अब आपने डायरेक्टर सोच समझ के बनाया है उसको अपने साथ। अगर आप किसी के साथ कंपनी खोल रहे हो तो सोच समझ के बोलोगे ना यार कि मेरे को ये इसका एक्सपर्टीज है, इसको इसका एक्सपर्टीज है, चलो साथ में कंपनी बनाते हैं। अब वो अपनी एक्सपर्टीज पुट ही नहीं करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं आ पाएगी। तो आपको अच्छा गवर्नेंस लाने के लिए ऐसी टीम हायर करनी पड़ेगी। टीम हायर करने के बाद उसको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से डायरेक्शन देने पड़ेंगे ताकि बेस्ट डिसीजन मेकिंग आ सके। क्लियर है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज अ ब्रॉड स्कोप, इट इंक्लूड्स बोथ सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स। फिर गवर्नेंस एनकरेज ट्रस्टवर्दी, मॉरल एज वेल एज एथिकल एनवायरमेंट। तो मतलब ये प्रॉफिट ज्यादा नहीं करता है, ये एथिकल, मॉरलिटी, एनवायरमेंट, पहले इन सबको चीजों को रखता है। कोई चीज का हार्म हो जाए, ये चीज करके हम प्रॉफिट कमाए, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं बोलता। किसी का नुकसान हो ऐसा हम नहीं करते। तो आप तीनों कंपनीज ने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं बोला एनवायरमेंट तो भाड़ में जाए, हमें प्रॉफिट कमाना है। किसी के में भी नहीं था, सबके में था कि हम एनवायरमेंट को कंट्रोल करेंगे, हम ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, हम कस्टमर्स को भी भरोसा दिलाएंगे और फिर हम ये कंपनी चलाएंगे। तो मतलब हम सब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कवर हो रहे थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्ड विद द वेज ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज आर गवर्न्ड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वे बिजनेस विद दोज कंपनीज आर मैनेज्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट वे, जिस तरीके से आप कंपनी को क्या करते हो, मैनेज करते हो। Board of directors such as interaction with the top management, relationship with owners and other interest in the affairs of the company. तो owners और दूसरे लोगों के साथ इंटरेस्ट। अब हमने बहुत सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा। पहले वाले में क्या पढ़ा? फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम, प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में क्या क्या है बच्चे? कंप्लायंस लॉ, एथिकल स्टैंडर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल, हाँ मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा कि वो प्रोसेस है,
कस्टम है, लॉज है, इंस्टीट्यूशंस दैट डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन टू गो अहेड विद द फर्म। और एक और पॉइंट पढ़ा, टू स्टर द ऑर्गेनाइजेशन, टू स्टीयर द ऑर्गेनाइजेशन इन desired directions by determining various of effective strategic decisions। सबको कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आ गया? आप कुछ भी पूछे हम इतना लिख लेंगे। अब नीचे उन्होंने एक सर्कल बनाया है, ये 4 शब्द हमें पता होने चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेयरनेस पे काम करता है। क्या हम सब फेयर थे अपने अपने का प्रोडक्ट को लेके कि हाँ हम कस्टमर के लिए बेस्ट ला रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी, जो भी हम ला रहे थे, जैसे ये लोग क्लियरली बता हम ई व्हीकल्स ही करेंगे, हम दिखा के करेंगे कि हमने एनवायरमेंट बचाया है, इतनी ट्रांसपेरेंसी कि हमने तो किया ही नहीं है, कुछ भी ऐसा यूज ही नहीं किया है जो हम कर सके। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जब आप सीएसआर कर रहे थे तो आप अकाउंटेबल हो रहे थे, आप अकाउंटेबिलिटी दिखा रहे थे कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सीएसआर से या सोशल एक्टिविटी से क्लियरली डिफाइन करता है कि हमने बेस्ट चीज की है, हमने आपका ही सोचा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक भी पर्सन अपने डिसीजन मेकिंग में पीछे नहीं हट रहा था। हर जगह आप रिस्पॉन्सिबल कैसे हो रहे थे? जब आप एक्सपर्ट्स हायर करते, जब आप कमिटी फॉर्म हो रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऐसे लोगों को बिठा दें, भाई ये हमारा काम है प्रोडक्शन देखना, हमारा काम है प्रॉफिट गिनना, हमारा काम है सिर्फ नोट गिनना, आप ये सब मैनेज कर लो ना प्लीज। तो आपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। 4 शब्द फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहला क्या? फेयरनेस। दूसरा क्या? ट्रांसपेरेंसी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या? फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? हमें ये चीज पता है कि जो जो कंपनी में इंटरेस्टेड रहता है वो कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स। वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स मतलब सबको पता है, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, क्यों? क्योंकि आप कंप्लायंसेस करते हो। और सोसाइटी भी है, और कस्टमर। अच्छा, कस्टमर और सोसाइटी में फिर क्या डिफरेंस हुआ? ओवरऑल जहां हम धंधा कर रहे हैं वो सोसाइटी, जिसको दे रहे हैं हम प्रोडक्शन वो कस्टमर, जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो कौन? वेंडर, जिसको हम बता रहे हैं कितना पैसा कमाया है हमने साल भर में, कितनी रिटर्न भरनी है, गवर्नमेंट, जिसको हम डिविडेंड दे रहे हैं वो शेयर होल्डर, जो हमारे लिए काम कर रहा है वो कौन? एम्प्लॉय। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ गए? वेंडर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, सोसाइटी और कस्टमर। एडवांटेज ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पहला पॉइंट, आशी रीड करना, दिख रहा है? लॉन्ग टर्म विजन, सक्सेस आती है और इकोनॉमी वाइज भी हम ग्रो करते हैं। दूसरा पॉइंट, परी, जो जो लोगों को आप कमिटी में ला रहे थे, अभी तक किसी ने इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की थी, सबको लग रहा था हम अच्छी खासी कंपनी है, तो अगर आप अच्छा काम करोगे, जैसे इन्होंने इतना खर्चा किया और प्रॉफिट कमाया, थोड़ा ही प्रॉफिट कमाया और खर्चा ज्यादा कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट कमाया तो इन्होंने अपनी एक पिच डेक बनाई, पिच डेक में इन्वेस्टर्स को बोला कि यार हमारी कंपनी में आओ, हमने देखो एनवायरमेंट का कितना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया है। तो वो इसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि इसने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया, इसने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट, आस्था। भैया ये तो पता है मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। हर्षिता, एक डायरेक्शन मिल जाती है, डायरेक्टर्स को भी ये सब पॉइंटर्स मिलके एक डायरेक्शन मिल गई ना, आप काम कैसे करना है। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जैसे आपने एस्पेक्ट्स लिखे तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि ऑब्जेक्ट कैसे अचीव करना है, आखिर प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो एनवायरमेंट को बचा बचा के जैसे तैसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, बेस्ट प्रोडक्ट सेल किया, क्योंकि सबने बोला ब्रांड वैल्यू जनरेट करेंगे, ब्रांड वैल्यू जनरेट करेंगे, कस्टमर को देंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आएगा। तो इंड्यूसमेंट मतलब एक डायरेक्शन मिल जाता है हमको कि हाउ टू मेक द बेस्ट डिसीजंस टू अचीव द बेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। मनुश्री,
एंड मिसमैनेजमेंट। जैसे ही सोचा, वेस्ट मैनेजमेंट भी किया सबने, रिस्क मैनेजमेंट मैंने किया, करप्शन भी नहीं किया और मिसमैनेजमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि चारों ने कमिटीज बना ली, तो हमको तो घुसना ही नहीं है ना, कमिटी अपना काम करेगी। पहला पॉइंट क्या था बच्चे? कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा पॉइंट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अ शेयर प्राइस। चौथा पॉइंट प्रॉपर इंड्यूसमेंट टू ओनर्स एज वेल एज मैनेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा पॉइंट मिनिमाइजेस वेस्टेज, करप्शन, रिस्क और मिसमैनेजमेंट। सिक्स्थ पॉइंट अमूल्य ब्रांड ब्रांड वैल्यू आ जाएगी और डेवलपमेंट होगा प्रोडक्ट का। स्नेहा सेवेंथ पॉइंट ऐसा प्रोडक्ट इंश्योर कर लेता है कि सबका इंटरेस्ट है उसमें, सब मिलके काम करते हैं उसमें, ठीक है। एट्थ पॉइंट मानसी, तो आप क्या करते हो? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोचते हो जितनी कम प्राइस में हम काम कर सकते हैं करें, रॉ मटेरियल सस्ता सस्ता ढूंढे, अच्छे अच्छे वेंडर्स लेके आए और फिर हमें सस्ते सस्ते आइटम मिले जो कि बेस्ट क्वालिटी का हो, क्योंकि आपने एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, और उसके बाद आप बेस्ट प्रॉफिट ही कमाते हो, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगी? अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली में काम करोगे तो कस्टमर, एम्प्लॉय सब आपकी कंपनी में अट्रैक्ट होता है। तो ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी में काम करें यार जो देश के लिए अच्छा करती हो, जो दुनिया के लिए अच्छा करती हो, जो नाम भी कमाती हो, जो पैसा भी कमाती हो। तो आपको ऑटोमेटिकली आप ऐसे एम्प्लॉयज रिटेन कर पाओगे जो थोड़े कम पैसे में काम करने तैयार हो, लेकिन बेस्ट काम करने के लिए रेडी हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा पॉइंट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। थर्ड पॉइंट positive impact on share price. चौथा point investment to owners and managers as well to achieve objectives. फिर good corporate also minimizes, फिर brand formation and development, उसके बाद best interest of all, और last it reduce costs and long term sustain and growth of the company. ये है एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर किया तो ये सारे फायदे आपको होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली भी होते हैं। टाटा ग्रुप रियल एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम करते हैं। सबसे टॉप पे वही गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप कभी भी समझोगे तो टाटा ग्रुप इज बेस्ट फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, एनहांस इन्वेस्ट ट्रस्ट, इसीलिए हमें लगती है, ठीक है, कि बेस्ट परफॉर्मेंस हो सके, इन्वेस्टर का ट्रस्ट आ सके, ग्लोबल मार्केट में हमें एक्सेस हो सके, एंटरप्राइज का वैल्यूएशन बढ़े, इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन मिल सके, करप्शन कम हो जाए, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्राइसिस एंड स्कैंडल्स और अकाउंटेबिलिटी रहे। क्यों नीड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, एनहांस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर ट्रस्ट, इजी फाइनेंस, और अभी पहली क्लास है। पहला पॉइंट नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है बच्चे? कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, फिर इन्वेस्ट ट्रस्ट, फिर उसके बाद फिर इजी फाइनेंस और कॉम्बैट करप्शन और रिड्यूस रिस्क, क्राइसिस एंड स्कैंडल एंड अकाउंटेबिलिटी। अब मैम क्लास में क्यों याद करा रही हो? हम घर पे कर लेंगे, हमसे बन जाता है। एक्चुअली 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे ना, तो पढ़ना तो हम थोड़ा उसी टाइम चालू करेंगे जब टेस्ट होगा। तो टेस्ट मैं एक एक चैप्टर का नहीं, मैं 2 या 3 चैप्टर्स का टेस्ट लेती हूँ। तो अब जब टेस्ट होगा ना, तो इकट्ठा इतना सारा, ये चैप्टर देखो कितने पेजेस का है, मोर देन 60। इतना बड़ा चैप्टर जब हम पढ़ने बैठेंगे ना बच्चे, तो हमको बहुत ज्यादा टाइम और बोरिंग लगेगा। तब ये एग्जाम्पल्स भी काम नहीं आएंगे। अभी क्या है, याद होता जा रहा है, बस रिवाइज करना है घर जाके। तो बेस्ट ट्रिक है टू स्टडी एथिक्स, द बेस्ट ट्रिक। यहां तक आए ना, वापस बस इमेजिन करो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? कंप्लायंस मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस ऑफ लॉ, ethical practices,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हियर एंड देयर हमने देखा वो रूल्स है, रेगुलेशंस है, फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स है, प्रोसेसेस है, कस्टम्स है, इंस्टीट्यूशंस है टू गवर्न स्टर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फिर एडवांटेज सोचो क्या थे, एडवांटेज क्या थे बच्चे? सक्सेस वाला पहले, फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, फिर याद करो, इनको बोलने दो, शेयर प्राइस और इन्वेस्टर ट्रस्ट, मिनिमाइज वेस्टेज, reduce the cost, inducement of manager owners as well as managers for best to achieve the objectives, brand formation and development, reduce the cost, क्या? हाँ हाँ, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल, ये हो गया क्या? एडवांटेज। स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? वेंडर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, सोसाइटी। ठीक है, अब नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनहांस कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, एक मिनट देख लो, इन्वेस्ट, एनहांस इन्वेस्टर ट्रस्ट, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, बेटर एक्सेस टू, फिर एंटरप्राइज का वैल्यूएशन। इसमें एक भी टर्म में किसी को दिक्कत है क्या कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होगा? कंपनी की वैल्यू होती है ना, कंपनी की शेयर प्राइस की वैल्यू स्टार्ट 10 रुपए से होती है, और शार्क टैंक में देखते हो आज की डेट में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, तो वो एनहांस हो जाती है, वो बढ़ जाती है एंटरप्राइज की वैल्यू। ठीक है, तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आपकी वैल्यूएशन भी अच्छी आप पुट कर सकते हो कि हम कमिंग ईयर्स में इतनी वैल्यूएशन करोर्स में दिखा सकते हैं। फिर इजी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे से पैसा दे देंगे, करप्शन कम होगा, और रिस्क और स्कैंडल्स आपकी कंपनी के साथ कम होंगे, और अकाउंटेबिलिटी, किसी को भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो ओपनली पूछ सकता है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है, अब वो एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, एनहांस, ये तो क्या मैम इसे अंदर का भी हमें याद करना है क्या? थोड़ा सा टर्म्स, कुछ टर्म्स बस पता होने चाहिए, फिर खत्म। वन बाय वन फटाफट पढ़ते हैं। मनुश्री, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रीड करना। किसी को कोई डाउट है? पहला पॉइंट वो बोल रहा है कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग में एक बेटर क्वालिटी रहती है, सक्सेसिव प्लानिंग रहती है, तो लोग एनकरेज रहते हैं काम करने के लिए। फिर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनीज आती है, इंडिपेंडेंस ऑफ द टाइप ऑफ द कंपनी एंड इट्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो अच्छी परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आती है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी डिसीजन मेकिंग रहती है। मार्क करो, सिर्फ क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद हो गया कि इंश्योर करता है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, तो आगे का ओन वर्ड्स में इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनहांस इन्वेस्टर ट्रस्ट। नम्रता, अब इन्वेस्टर ट्रस्ट, इसमें स्टीव जॉब का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसने क्या किया था, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इन्वेस्टर्स को दिखा दिया था कि मैं कौन से बायलॉज है, मेरी क्या कंपनी में पॉलिसीज है, अब आप देख लो मैं कैसे काम करता हूं, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप करो। तो हमने पहले पॉइंट में कि इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, जिससे आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए कि वो आपकी कंपनी में क्या करे,
इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक ट्रांसपेरेंसी शो करनी पड़ेगी, तुम जो पैसा लगाओगे ना वो कहीं वेस्ट नहीं होगा। उसके लिए तुम उनको कुछ भी शो करो कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन ये है। आपको ऑफ कोर्स अपना प्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा। शार्क टैंक में वो एक एक चीज आके डिस्क्राइब करते, तब जाके वो इंटरेस्ट लेके इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो जितने क्वेश्चंस पूछते हैं उनका आंसर हमें करना पड़ता है। तो वहां वो ट्रस्ट बिल्ड कराते रहते हैं कि आप ये चेक कर लो, इसका इतना शेयर है, मेरा इतना शेयर है, हमारा बैकग्राउंड ये है, एवरीथिंग दे कम अप विथ। तो इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रखते हो तो आप प्रेजेंटेबल रहते हो, रिलेशनशिप मेंटेन करते हो और बेस्ट इन्वेस्टर उठा सकते हो। क्लियर है? बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट आज था। अब वो कह रहा है कि तुम्हें बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, तो सिर्फ सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं कर रहा। अब अगर आपकी कंपनी में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो आपको बेस्ट कैपिटल मिल सकती है, मतलब फॉरेनर भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने तैयार होगा। अब जब फॉरेन इन्वेस्ट करता है तो वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करता है, तो थोड़ी बहुत कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है आपको, क्योंकि वो जितना देगा उतने डॉलर में ही रिफंड देना पड़ेगा ना। मतलब उस वो 1x लगाते हैं, उसका 10x वो कमा के जाते हैं कंपनी से। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक बार लगाते हैं 3 साल में उसका 10 गुना कमा के ले जाते हैं वो कंपनी से। ठीक है, तो वो जो 1 गुना लगाएगा वो डॉलर में लगाएगा, और जब 10 गुना ले जाएगा तो लेने जाने के लिए भी डॉलर में ही बोलेगा। तो मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई। $1 की प्राइस 85.55 है, 85.5, तो इतना हमें ₹1 का उतना कमाना पड़ेगा, मतलब $1 का 85 डबल का। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी इतना करती है कि आपको कोई मतलब नहीं, आप डॉलर्स में ही दो, हम डॉलर्स में ही रिफंड देंगे, तो आपको बेटर एक्सेस चाहिए। बेटर एक्सेस के लिए आपने इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वहां जो प्रिंसिपल्स हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो आपको लगेगा अरे यार ये जो हमारा लॉ है, हमारे यहाँ जैसे पॉलिसीज चलती है वैसा कर रहा है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे फॉरेनर पे भरोसा नहीं है, मैं तो अपनी देश की मिट्टी का ही रहूंगा, इधर ही से ही इन्वेस्टमेंट लूंगा, इधर ही से ही कमाऊंगा, इधर ही के लोगों को खिलाऊंगा, तो मैंने डोमेस्टिक कैपिटल को एक्सेस करने की कोशिश की। अगर मैं डोमेस्टिक एक्सेस करूंगा तो मेरे को कॉस्ट कम लगेगी और मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है। पहले वाले पॉइंट में मार्क किया था इंश्योर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, दूसरे वाले में मार्क करो in high level of disclosure and transparency, such as relating to data on matters such as pay governance, pay components, performance goals, and rationale for pay decisions. हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब आप इन्वेस्टमेंट उठाते हो तो आपको, जैसे वो बोल रहा है, एक बेसिक एग्जांपल तो इंडिया में ना कंपनीज ने जैसे शार्क टैंक में पैसा उठाया, वो बोलते हैं हम आपकी कंपनी में 2 करोड़ लगाएंगे, तो 2 करोड़ जो वो देते हैं वो क्या पूरे उनको पूरे पड़ जाते हैं, पूरे बिजनेस में लग जाते हैं 2 करोड़? आपका इस पे कोई व्यू है? आपकी कंपनी है जो अभी आपको प्रोडक्शन करना है, आपने बोला इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैंने 2 करोड़ बोला कि इन्वेस्ट करती हूँ, तो पूरे 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको, तो पूरे 2 करोड़ प्रोडक्शन में लग जाएंगे क्या? तो कहाँ जाएगा जो नहीं लगेगा प्रोडक्शन में? मैं बताऊं आपको, 2 करोड़ जो मिलता है उसमें एक्सपर्ट हायर करने के लिए, कमिटी हायर करने के लिए कॉस्ट लगेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली डिवाइस लगाने के लिए, ये आपकी कॉस्ट है, ये कैपिटल यूज थोड़ी हुआ है बच्चे।
जो प्रोडक्शन एक्चुअल होना है जिससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उसमें अगर पूरा 2 करोड़ लगाया जाए प्रोडक्शन में, मतलब रॉ मटेरियल खरीदना और रॉ मटेरियल लगाना और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, इसमें 2 करोड़ लगाया जाए तो शायद 5 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन एक पूरा 2 करोड़ नहीं लगता है। स्टाफ हायरिंग करना, फिर कमिटीज बनाना, फिर एक्सपर्ट हायर करना, बाहर जाके गवर्नमेंट को पैसा खिलाना, ये सब में पैसा जाता है। ये सब में पैसा तो पूरा 2 करोड़ तो लग ही नहीं पाता है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है। अब जब मैं फॉरेन में बात करूं कि फॉरेन का पैसा उठाया है, तो जो 2 करोड़ है, 2 करोड़ को अगर हम डॉलर में नहीं डिवाइड करें, मैं आपको ऐसे बोलूं कि कोई आपको कह रहा है मैं आपको $500 दूंगा, एक बार कैलसी में $500 इंटू 85 करना, $42,500, 29,000 का। अच्छा, 42, मैं सिर्फ छोटे नंबर्स पे एग्जाम्पल ली, तो कोई आपको कंपनी में कह रहे कि मैं आपको 42,500 का इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, आपको कितना मिल रहा है $500। अब वो कह रहा है इसका मैं 10x आपसे ले जाऊंगा, तो आपको रुपी में कितना मिला बच्चे? 42,500। जब वो रुपी में लेके भी जाएगा तो इस अभी प्राइस 85 है, 3 साल बाद जब वो लेके जाएगा तो प्राइस तब भी 85 रहेगी क्या? नहीं, बढ़ेगी ना। आई वुड से 90 हो जाएगी। 500 इंटू 90 करना, 45, तो 42 का कितना ले जाएगा वो? 45 इंटू 10 करूंगी मैं, क्योंकि वो आपसे लेके जाएगा। इसका 10 आप इमेजिन करोगे ना, तो ये जो 45, ये जो 3,000 एक्स्ट्रा है या 2,500 एक्स्ट्रा, ये आपकी कॉस्ट हो गई ना। तो कुछ कंपनीज इसे एक्सेप्ट, इसे खाने के लिए बैठेंगी, कोई बात नहीं, ले जाओ डॉलर में ले जाओ, लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करो। हमारी बाहर ना कस्टमर खुश होता है कि अरे इसमें तो फॉरेनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमको चलेगा। कुछ कंपनीज के पास बहुत पैसा है तो उनको चलता डॉलर का रिफंड लेने में। और कई बार हमने ये चीज पढ़ी है कि इन्वेस्टमेंट लेते टाइम हम डील कर लेते हैं कि सुन $85 पे देगा ना, 85 रुपीज में देगा ना, तो 10x भी 85 में ही लेके जाना, अपना 90 लेके मत आना। क्योंकि रुपी की वैल्यू ना इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है जितनी डॉलर की बढ़ती है, तो वो हमारे लिए कॉस्ट हो जाती है, तो वो रिड्यूस होएगी अगर आप डोमेस्टिकली पहले जाओगे तो अगर आप छोटी कंपनी हो तो डोमेस्टिक कैपिटल को अट्रैक्ट करो, अगर आप बड़ी कंपनी हो ज्यादा कमाती हो तो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करो। क्लियर है अभी? ठीक है, चलो, कॉम्बैटिंग करप्शन, इसमें मार्क किया, इसमें मार्क करो। इवन इफ द कॉर्पोरेशन डू नॉट रिलाई, नहीं ये वाला नहीं। The relationship between corporate governance practices and increased international charter of its very important. International flows of capital enable companies to access financing from large pool of investors. चलो नेक्स्ट, मानसी पढ़ना। फ्रॉड एंड, तो अगर आप, मैंने एक बार पहले भी अपनी क्लास में एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन है इंदौर में, वेरी गुड फोन का, सैमसंग का बिजनेस ओनर है, ठीक है, सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वेरी गुड ओनर। ही वेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंप्लीट व्हाइट क्लोथ्स, ठीक है, इवन द शूज, मैंने एक बार बताया है शायद, ठीक है। उसके यहाँ पे टैक्स की रेड पड़ी थी, ठीक है, जनरली टैक्स की रेट पड़ती तो लोग कैसे डर जाते हैं, अरे यार सब खोल वोल लेंगे, फाइल खुलवा लेंगे। उसने टैक्स वाले बंदे को चाबी दी है अपने ऑफिस की, अपने सैमसंग के स्टोर की, और वो बाहर आ गया है कि जब हो जाए ना तब बता देना। ही वॉज सो श्योर कि मेरे अकाउंटिंग, मेरे डिस्क्लोजर्स, मेरे ऑडिट्स, मेरे मनी की डिटेल्स, मेरे रजिस्टर्स इतने परफेक्टली मैच्ड हैं कि ये टैक्स वाला बंदा, ये जो रेड मारने आया है, ये मेरा इतना भी तिनका नहीं ले जाएगा। तो अगर आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आप करप्शन में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आप बेस्ट कंप्लायंस करोगे, अडहेरेंस टू लॉ, अडहेरेंस, अपने वो लाइन पढ़ी है, कंप्लायंस इन लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, मतलब
ट्रू लॉ का कंप्लायंस करेंगे, बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट, वर्ड टू वर्ड कंप्लायंस करेंगे हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो कॉम्बैटिंग करप्शन, मतलब हम करप्शन को कम कर देंगे। ठीक है, मार्क करो, कंपनीज आर ट्रांसपेरेंट, साउंड सिस्टम और प्रोवाइड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ऑडिट प्रोसीजर, अलाउज ट्रांसपेरेंसी इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। हर्षता, इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन बढ़ना। भाई कंपनी को पैसा चाहिए, अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैठा है कि आपको हम पैसा देंगे। अभी किंगफिशर जाएगी दोबारा इतना सारा पैसा लेने तो मिलेगा क्या? नहीं, एक बार कांड कर चुके हैं। तो अगर हम अच्छा कंपनी है, अल्फा जाएगी, ए ए ए एच पी ए पी एच ए पी ए एच अगर जाएगी, स्टार जाएगी। नहीं सुने हैं हम? सुने हैं ना फाइनेंशियल, ए पी ए एच यही है ना? नहीं याद हो जाएगा यार इन, जबकि तुम दोनों के नाम थोड़े कॉमन है। रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो स्टार लिमिटेड तो मिलेगा नहीं, अल्फा भी नहीं मिलेगा, फिर भी एपीएच मिल जाएगा। हाँ, मैं भी ऐसी कुछ लिख रही थी, अपना नाम लिख रही तुम लोगों के कि मैं अमूल्य ए और एम, ए एम कंपनी का नाम रख लो। तो अगर ये लोग पैसा मांगने जाएंगे तो ये तीन कंपनीज को इजीली मिलेगा, क्योंकि ये अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कवर होते हैं। फिर एनहांसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन, स्नेहा। तो आपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन मेंटेन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई। वो भी 10x कमा के गया, आपने 100x कमाया था। ठीक है, अब रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स, परी। अगर कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो ऐसे कोई रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बना ली, तो हर जगह जहां जहां रिस्क आ सकता है पहले ही हमको एक अलार्म आ जाएगा कि यहाँ टे टे बजने लगेगा कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन में दिक्कत है, रिस्की एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट हो रहा है, एनवायरमेंट के लिए हार्म हो रहा है। तो हमने, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना है, तो हमने पहले ही कमेटी बना ली कि हमें जहां जहां रिस्क है वहां पे हमको बचा लो। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट था। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लास्ट, आशी। The management of the company. कुछ कुल मिला के इन्होंने सारी चीजें इन्वेस्टर पे डाल दी हैं कि इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनेगा, इन्वेस्टर ही मार्केट का जो है। तो अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप है, और उससे फिर हम हर जगह ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, तो हर जगह हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी एक्सप्लेन है। पॉइंट नंबर पहला क्या था बच्चे? कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। दूसरा ट्रस्ट। तीसरा बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। फिर कॉम्बैटिंग करप्शन। फिर इजी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसमें मार्क करो, इंक्रीज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर क्या है? एनहांसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन, तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेशन, reduce risk of corruption, corporate crisis and
स्कैंडल। तो एफिशिएंट रिस्क मिटिगेशन सिस्टम, ये रिस्क मिटिगेशन मतलब कोई भी रिस्क को कम करने का हमने सिस्टम बना रखा है, ठीक है, तो वो कमिटी के थ्रू आ जाता है। और इन्वेस्टर रिलेशन आर एसेंशियल पार्ट ऑफ गुड। द इन्वेस्टर डायरेक्टली एंटर्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू क्रिएट एनहांस्ड वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। यहां पे अकाउंटेबिलिटी में लिखो डैश करके इन्वेस्टर रिलेशन, उनके साथ हम ब्याई नहीं करते। पहले हमने पढ़ा एडवांटेज, फिर हमने पढ़ा नीड, अब हम देख रहे हैं एलिमेंट्स। अब ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एडवांटेज, फिर हमने क्या पढ़ा, नीड्स, अब आ गए एलिमेंट्स। अब वो जब पूरा चैप्टर हो जाता है ना तो नीड्स और एडवांटेज शायद मिक्स हो जाते हैं, एलिमेंट्स और नीड्स मिक्स हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि नीड्स में हमने क्या पढ़ा, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। एडवांटेज में हमने पढ़ा कॉर्पोरेट ग्रोथ और सक्सेस वाला, ठीक है, और डेफिनेशन हमको याद है। एलिमेंट्स में हेडिंग देखो क्या क्या है, रोल एंड पावर ऑफ द गुड। मेन एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन थे, तुम लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा लेजिस्लेशन, लॉ क्या बोलता है। फिर मैनेजमेंट एनवायरमेंट, उसके बाद बोर्ड की स्किल। तो सबने कहा था हम फाइनेंशियल एक्सपर्टीज लाएंगे, ये वाला एक्सपर्टीज लाएंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सपर्टीज लाएंगे। फिर बोर्ड अपॉइंटमेंट, मतलब कैसे लोग आप अपने साथ रखोगे जो आपको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही आगे लेके जाएंगे। फिर बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते रहोगे, इंडक्शन देते रहे। इंडक्शन मतलब समझते ना, तुम्हारी भी ट्रेनिंग होती है सीएस की, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या कराते हैं, एक एक जन आके ज्ञान देके जाता है। तो वो ज्ञान क्या होता है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली लॉ को अप्लाई करने का ही ज्ञान रहता है, क्योंकि जो तुम्हें आगे करना है, तुम्हें भी आगे क्लाइंट को ज्ञान ही तो देना है, कंसल्टेंसी तो देनी है ना, तो वही वो तुमको सिखाते। तो इंडक्शन और ट्रेनिंग तुम्हारी भी ऑन गोइंग है। उसके बाद बोर्ड इंडिपेंडेंस, तो डिसीजन मेकिंग आ गया। फिर बोर्ड मीटिंग्स, टाइम टू टाइम मिलना पड़ेगा। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कोई भी चीज को करने का तरीका, एथिकली काम करना, तो एक कोड है। कोड मतलब एथिक्स आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज को किस तरीके से कंडक्ट करना है उसका हमने कोड बना दिया, इस काम को इसी तरीके से करना है। फिर स्ट्रैटेजी सेटिंग, इसका नाम से ही मतलब समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है, बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन। फिर क्या है, फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड रिपोर्टिंग। तो जैसे वो बोल रहा था मेरे ऑडिट डिस्क्लोजर्स इतने क्लियर हैं कि कोई मेरा भी कुछ कर नहीं सकता, तो उसमें डिस्क्लोजर्स कवर होता है। उसके बाद मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस, तो जब आपने बोर्ड को इंडक्शन ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद बोर्ड ने मीटिंग करी, तो उसके बाद देखो तो वो परफॉर्मेंस से कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं। ऑडिट कमिटी पता है, फिर जो इन चीजों को वेरीफाई और एग्जामिन करेगा। और लास्ट रिस्क मैनेजमेंट, वही सारी चीजें जो हमने फर्स्ट अपने आप में समझी थी बोर्ड क्या करेगी जब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई करेगी। कितने पॉइंट्स है, 15। पॉइंट नंबर 1 क्या है बच्चे, रोल एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। दूसरा क्या है, लेजिस्लेशन। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट एनवायरमेंट। फिर क्या है, बोर्ड स्किल। फिर क्या है, बोर्ड अपॉइंटमेंट। फिर क्या है, बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद बोर्ड इंडिपेंडेंस। फिर बोर्ड मीटिंग। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद स्ट्रैटेजी सेटिंग। उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी एंड ऑब्लिगेशन। उसके बाद फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिपोर्टिंग। उसके बाद मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस, ऑडिट कमिटी एंड रिस्क। अब इसको लाइन से याद करो। लाइन याद करने का तरीका कैसा है कि सबसे पहले हमने देखा कि यार रोल क्या है, बोर्ड रखनी क्यों है, तो भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बोर्ड तो लगेगी। फिर हमने देखा लॉ क्या बोलता है कि एक कंपनी में 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, तो हमने बोर्ड रख लिया। उसके बाद मैनेजमेंट एनवायरमेंट। मैनेजमेंट एनवायरमेंट एनवायरमेंट के रिलेटेड नहीं है, स्टाफ से रिलेटेड है, किस तरीके के आप लोग हायर करते हो। फिर बोर्ड स्किल, तो जो लोगों को हायर किया है, जो लोगों को हमने बोर्ड में बिठाया, क्या उनके पास वो सारी एक्सपर्टीज है जो हमारी कंपनी को रिक्वायरमेंट है। पहला हो गया पार, दूसरा हो गया लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट एनवायरमेंट, और फिर स्किल। जब स्किल आ गई तो हमने देखा हाँ स्किल है, तो हमने क्या कर दिया, उनको अपॉइंट कर दिया। जब हमने उनको अपॉइंट किया तो हमने उनको क्या दे दिया, इंडक्शन और ट्रेनिंग। पहला पॉइंट क्या था बच्चे, रोल एंड पावर। दूसरा लेजिस्लेशन। तीसरा मैनेजमेंट। चौथा स्किल्स। स्किल देखी तो क्या कर दिया, उनको अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट कर दिया तो क्या दे दिया,
इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, वेरी गुड। फिर जब इंडक्शन एंड ट्रेनिंग दी तो उनको छोड़ दिया, अपने अपने हिसाब से डिसीजन लो। फिर क्या आ गया बोर्ड, इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस आई तो सबको क्या किया हमने, मीटिंग कराई। पहला पॉइंट क्या था, रोल एंड पावर, फिर लेजिस्लेशन, फिर मैनेजमेंट एनवायरमेंट, फिर स्किल, स्किल आ गई तो क्या किया, अपॉइंट किया, अपॉइंट आ गया तो क्या किया, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग हो गई तो मीटिंग, मीटिंग है ना, इंडिपेंडेंस दे दिया, इंडिपेंडेंस है तो मीटिंग दे दी, मीटिंग कर ली तो कोड ऑफ कंडक्ट। तो इंडिपेंडेंस दिया, मीटिंग करी, मीटिंग में डिसाइड किया कि सब एक ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब कोड ऑफ कंडक्ट आ गया तो हमने क्या बना ली, स्ट्रैटेजी। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज पॉलिसीज आ गई, पॉलिसीज आ गई तो स्ट्रैटेजी आ गई, स्ट्रैटेजी आ गई तो बिजनेस में कम्युनिटीज बन गई और ऑब्लिगेशन हो गया कि कम्युनिटी मिलके ही काम करना है। तो बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन, तो हमारी कंपनी का विजन हो गया कि हम साथ में काम करेंगे। फिर हमने आ गए फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग, फिर हमने रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग की, फिर सबकी परफॉर्मेंस को क्या किया, मॉनिटर किया, फिर चेक किया कि ढंग से परफॉर्म किया कि नहीं। और फिर दो चीजें, फिर हमको एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने ऑडिट किया और हमारे रिस्क को एक मैनेज करने के लिए एक कमिटी आ गई। फिर से सिर्फ शुरू से, पहला रोल, फिर मैनेजमेंट, फिर स्किल, स्किल आ गई तो अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आ गया तो इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हो गई तो इंडिपेंडेंस दे दी, इंडिपेंडेंस दे दी तो वो मीटिंग करी, मीटिंग करी तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट करा तो स्ट्रैटेजी, फिर कम्युनिटी वाला ऑब्लिगेशन, बिजनेस एंड ऑब्लिगेशन आ गया तो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग हो गई तो मॉनिटर द बोर्ड परफॉर्मेंस, फिर ऑडिट कमेटी। और 15 के 15 याद, पूछा अगर उसने एलिमेंट्स तो हमको याद है, ठीक है। तुमको घर पे इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम 15 मिनट दोगे और पढ़ोगे कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, 4 डेफिनेशन तुमको याद आ जाएंगी, 4, कि वो स्टर वाली, फ्रेमवर्क वाली, रूल्स वाली और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस वाली, वो भी याद आ जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट ने बनाई है। वो करने के बाद तुमको क्या पढ़ा है, एडवांटेज, एडवांटेज याद आ गए 7-8, परफॉर्मेंस, बेस्ट इंटरेस्ट, रिस्क, ग्रोथ, इकोनॉमिक, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस। उसके बाद फिर नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो पूरा चार्ट, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ट्रस्ट, वैल्यूएशन, ये सारी चीज। फिर आ गए एलिमेंट्स, तो हमको लाइन से सारे एलिमेंट्स याद है। अब इनको एक बार रीड बस हमको करना है। चलो इवोल्यूशन से पहले हम इनको रीड करके खत्म करते हैं आज। मनुश्री स्टार्ट करो, रोल एंड पावर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड चार्टर मतलब एक एमओए टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उनके रोल क्लियरली डिस्क्राइब्ड होता है, ठीक है। वहां लिख लो डैश करके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, रिप्रेजेंट्स द कंपनी, ऐसा लिख सकते हो, रिप्रेजेंट्स द कंपनी। चलो लेजिस्लेशन, अमूल्य। मिस इंटरप्रिटेशन, लॉ फॉलो करना, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंप्लायंस आता है। आशी, मैनेजमेंट एनवायरमेंट।
बोर्ड स्किल। इसके आगे लिख लो बस, लेजिस्लेशन में लिखो कंप्लायंसेस, मैनेजमेंट में लिखो प्रोसेसेस स्लैश प्लानिंग स्लैश इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रोसेस बनाओ, प्लान करो और इम्प्लीमेंट करो। प्रोसेस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। परी बोर्ड स्किल पढ़ना। हर टाइप के लोग रख लिए उन्होंने। ठीक है, बोर्ड स्किल के बाद डैश करके लिखो क्वालिटी, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस। क्वालिटी, स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस। मतलब कि ये सिर्फ वर्ड्स लिख लिए अगर आपने, तो बाकी अब आपको इसको दोबारा रीड भी बस एक बार करके छोड़ देना, हर बार इसको रीड नहीं करना है, सिर्फ हेड्स याद करना है। और ये साइड में जो पॉइंटर्स लिखवाना है ये पता होने चाहिए, और फिर ओन वर्ड्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, चलो बोर्ड्स अपॉइंटमेंट आज था। डैश करके वहां लिखो बोर्ड अपॉइंटमेंट के एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, कॉमा पोजीशन, कॉमा वेकेंसी। जिस भी पोजीशन के लिए चाहिए, जो भी जगह वेकेट हो गई है, जिसको भी अपॉइंट करना है, उसकी उसको उस पर्पस के लिए अपॉइंट करना है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमको जिस भी पर्पस के लिए चाहिए, अगर हमको अपने ऑफिस के लिए कोई रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो भाई हमको उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी लगेगा क्या? हमको चाहिए वो एलएलबी पढ़ के आए, हमको क्या चाहिए कि यार एमबीए किया हो अच्छा खासा, या बीकॉम किया हो, उसको हम बेसिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा देंगे, ड्यूटीज बता देंगे, और वो उसके लिए बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो हमको अदर करिकुलम एक्टिविटीज में कोई स्ट्रांग बर्ता चाहिए, तो वो उस तरीके से वो वहां फिट बैठेगा। फिर लिखा है रोल ऑफ द बोर्ड वॉज समराइज बाय अ किंग रिपोर्ट। मार्क करो, स्क्वायर बनाओ ऐसे, किंग रिपोर्ट सीएसआर में पढ़ा है, आगे भी और आएगा। अ साउथ अफ्रीकन रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कि साउथ अफ्रीका में एक रिपोर्ट बनी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसका नाम क्या है बच्चे? किंग रिपोर्ट। स्टार मार्क करो, वो आपसे सिर्फ ये किंग रिपोर्ट का ही पूछ लेगा कि इसके पॉइंट्स बताओ। ठीक है, टू डिफाइन द पर्पस ऑफ द कंपनी, किस लिए चाहिए हमको? टू डिफाइन द वैल्यूज बाय विच द कंपनी विल, कंपनी का विजन क्या है? टू डिफाइन द स्टेक होल्डर्स रेलेवेंट टू द कंपनी, टू डेवलप द स्ट्रैटेजी कंबाइनिंग दीज टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो उसने एक किंग रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बनाई थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पर्पस कंपनी का है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वैल्यूज कंपनी के कवर हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर्स का क्या इंटरेस्ट है वो कवर हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्हीं सबको लेके स्ट्रैटेजी फॉर्म हो, कौन कौन को लेके? पर्पस को लेके, वैल्यू को लेके, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को लेके, क्या फॉर्म हो? स्ट्रैटेजी। और इंश्योर कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। सबको क्लियर है? किंग रिपोर्ट में 5 चीजें बोली थी। पहली क्या? पर्पस। दूसरा क्या? वैल्यूज। तीसरा क्या? इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। चौथा क्या? कंबाइन करना इन तीनों को। तीसरा क्या? कंबाइन करना। और लास्ट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। हर्षिता।
ट्रेन उनको कहाँ करना है जहां वो चैलेंजेस फेस करते हैं, तो डैश करके लिखो एरियाज फेसिंग चैलेंजेस, एरियाज फेसिंग चैलेंजेस, कॉमा ड्यूटीज पे ट्रेन करना है, रेगुलर ड्यूटीज। रेगुलर ड्यूटीज में ट्रेनिंग करनी है उनको। सबको समझ आ रहा है ना? स्नेहा, बोर्ड इंडिपेंडेंस पढ़ना। बच्चे, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना क्यों जरूरी है? बाइसनेस नहीं होती, और वो आपके लिए नहीं सोचता, वो अपने लिए भी नहीं सोचता, वो सिर्फ सैलरी लेता है, उसको वो मिल रही है, वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचता है, वो फेयर रहता है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, वो बाहर के एनवायरमेंट और बाहर के कस्टमर और बाहर के इन्वेस्टर के लिए ज्यादा सोचता है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी है। और एक और चीज जो हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, बीइंग द कॉमन डायरेक्टर्स, उसमें अगर एक इंडिपेंडेंट बैठ गया तो वो जो बोलेगा वो हमको मानना ही पड़ता है, उसकी एडवाइस हमारे लिए बेटर होती है। इसके लिए कंपनी में इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स होना बहुत जरूरी है। डैश करके लिख लो इंपॉर्टेंट टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो आईडी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा challenges, better achieving of commercial deals, better achieving of commercial deals। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर ऑब्जेक्ट अच्छे से अचीव करोगे, और डीलिंग जहां फंसती है ना वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सॉर्ट कर देता है। कमर्शियल डील्स, डील होती है ना बिजनेस डील्स। बोर्ड मीटिंग मानसी, ठीक है, बहुत जरूरी है बोर्ड मीटिंग होना। आपको पता है ना, अगर बोर्ड मीटिंग नहीं होगी तो सब अपना अपना काम करते रहेंगे और कुछ भी कंक्लूजन नहीं आएगा। हम वेरीफाई नहीं, हम मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे, हम इन नंबर्स भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे कि हम कितना काम कर रहे हैं, मतलब हम कितने प्रॉफिट मेकिंग बनते जा रहे हैं। और अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हम वो भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आखिर हम कितना पीछे चले गए। तो डायरेक्टर्स का मिलना बहुत जरूरी है ताकि एक अटेंटिवली बिजनेस हो सके। डैश करके लिखो मीटिंग रेगुलरली, comma quality interactions for best decision making, meeting regularly, comma quality interactions for best decision making। नम्रता, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना।
देखना भी पड़ेगा कि सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। डैश करके लिखो नॉर्म्स, रूल्स, एथिकल प्रैक्टिसेस। नॉर्म्स, रूल्स, एथिकल प्रैक्टिसेस। स्ट्रैटेजी सेटिंग, तो इसमें लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेटेड, मतलब एक पेपर में लिखा हो कि कंपनी ने ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, कंपनी इतना इतना बिजनेस करेगी। इन अ लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग अ एनुअल बिजनेस प्लान, इस साल इतना प्रॉफिट हमको कमाना है, टुगेदर विद द अचीवेबल एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड माइलस्टोन। अब कंपनी है ही 5 लाख की और देख रही है 50 करोड़ का बिजनेस, तो पॉसिबल आज की डेट में तो नहीं है भाई। पहले साल 1 करोड़ पे बात कर, फिर 50 करोड़ पे बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा प्रॉफिट मेकिंग, ऐसा प्लान जो अचीव हो सके, जो मेजरेबल हो कि हाँ हम इतना परफॉर्म करेंगे तो इतना कमा लेंगे। डैश करके लिखो फटाफट एनुअल बिजनेस प्लान। फिर है बिजनेस कम्युनिटी एंड ऑब्लिगेशन। दो बेसिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटिटीज इनहेरेंटली कमर्शियल, मेन तो बिजनेस ही करना है, इज येट टू बी मेक ऑल्सो टेक केयर ऑफ कम्युनिटी ऑब्लिगेशन। हम सिर्फ बिजनेस करने में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि हम कम्युनिटी ऑब्लिगेशन भूल जाते हैं। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिटी सर्विस ऑब्लिगेशन शुड बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। द स्टेक होल्डर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द proposed and ongoing initiatives taken to meet the community obligation. CSR is rapidly becoming an internal part of the management and roles and responsibilities. तो socially आपको active रहना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते जाओ वो पॉसिबल, हिल रही है इसलिए वो लग रहा है ना, ये भी हिल रही है। पता नहीं ऐसे कैसे ट्रक से ये ऊपर का माला हिल सकता है भाई। ऐसे कम्युनिटी बिल्ड करनी है कि सोशली भी आपका नाम फैल जाए, तो वहां लिखो CSR एक्टिविटी स्लैश सोशल, मतलब CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ना, सोशल वेलफेयर लिख लो। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग, रेगुलरली, इसमें लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव, रेगुलर, रिलायबल, टाइमली, करेक्ट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ द क्वालिटी that is appropriate to discharge the function monitoring corporate performance. For this purpose, clearly defined performance measures, financial, non-financial, should be prescribed, which add to the efficiency and effectiveness of the ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मनी टर्म्स में कितना कितना परफॉर्म किया, नॉन फाइनेंशियल रिस्क कितना मैनेज किया, फिर स्टाफ ने कितना बेटर परफॉर्म किया और कितनी हायरिंग लगेगी, ये सब नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वहां लिख लो डैश करके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमली, करेक्ट, एडिक्वेट, रेलेवेंट, ये सारे वर्ड्स मार्क कर लो जो फर्स्ट लाइन में लिखे। बस लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हैं। मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस, द बोर्ड मस्ट मॉनिटर एंड evaluate its combined performance, also that individual directors periodic intervals using key performance indicator besides peer review। कैसे आप बोर्ड की परफॉर्मेंस चेक करते हो बच्चे, कैसे मेजर करेंगे हम? एवरी ईयर एक परफॉर्मेंस चार्ट बनेगा, कल भी अपन ने डिस्कस किया था। एवरी ईयर एक परफॉर्मेंस चार्ट, इसमें लिखा है बिसाइड पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? आपका सीनियर आके आपका चेक करता है, ऐसा समझ लो, एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको आके चेक करेगा, दैट इज अ पीयर रिव्यू। ठीक है, वो ना करके हम एवरी ईयर परफॉर्मेंस चार्ट बनाएंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से इसको डेवलप कर सकता है। परफॉर्मेंस चार्ट की इस बार मैंने 100 कंपनियां बनाई है, ये मेरी परफॉर्मेंस है कि मैंने 100 कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन कर दिया। आपको धंधा मिला? हाँ मिला। मैं कंपनी सेक्रेटरी की पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन से सोचो तो परफॉर्मेंस एक डायरेक्टर के डिसीजन से एक्चुअल नंबर में इतना परफॉर्मेंस, इतना प्रोडक्शन हो सका, एक डिसीजन से कि हम डिवाइस लगाएंगे जो एयर पोल्यूशन एब्जॉर्ब, उससे कितना हुआ। एक्सपर्टीज लेके आए थे इंडिपेंडेंट, उसने कुछ काम किया भी कि नहीं। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हो सकता है। अगर हमने हया की लेवल पे रखा है, यहाँ सेम लेवल पे डायरेक्टर्स को रखा है, तो वो कितना क्लाइंट बेस कंपनी में लेके आते हैं, कितने इन्वेस्टर्स को वो लॉन्च कर पाते हैं। दिस इज अ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ठीक है, board should establish an appropriate mechanism for reporting the results of board performance evaluation. Companies Act 2000 mandates board evaluation for specific class of
companies. Audit committee is responsible for liaising with the management, internal statutory auditor, reviewing the adequacy of the internal control. Audit committee के आगे dash करके लिख लो, review the internal control, compliance with significant policies and procedure. तो internal control सबको समझता है क्या होता है? क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? क्या होता है? इंटरनल ऑडिट सुना है? तो इंटरनल ऑडिट में क्या चेक करते होंगे? ऑडिट एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है और एक इंटरनल ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट फाइनेंशियल्स चेक होते हैं, ठीक है. स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपके बैलेंस शीट, पीएनएल, इनवॉइसेस, ये सब होता है. वो सब मैच होता है कि सही रिपोर्टिंग आप कर रहे हो कि नहीं. इंटरनल ऑडिट में होता है कि आपने एक जगह पे, जैसे कि आपने लेबर को बिठाया है कि ये माल प्रोड्यूस, क्या वो सही बंदा है उस जगह के बैठने के लिए? दिस इज एन इंटरनल ऑडिट. कि जिस पर्सन को आपने बोला है हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो है ऐसे ही कहीं का गार्ड है और उसको आपने बना दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए केपेबल है? क्या नहीं. तो ये इंटरनल चेक होता है. एक और एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल कंट्रोल में कि आपने प्रोडक्शन करना है, ठीक है. तो आपने क्या किया, एक वेंडर से डिस्कस किया, उसने बोला मेरा एक रॉ मटेरियल आपको 15 रुपए पड़ेगा, ठीक है. आपने और जगह चेक ही नहीं किया. इंटरनल कंट्रोल में पता चलेगा, इंटरनल ऑडिट में पता चलेगा कि शायद वो 15 रुपए की चीज 10 रुपए भी मार्केट में मिल रही है. तो आपको बोला जाएगा एक्सप्लोर करो वेंडर्स, ऐसे 10 वेंडर्स की लिस्ट निकालो, चेक करो कौन आपको सस्ती प्राइस दे रहा है. दिस इज अ बेस्ट इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट जो इंटरनल ऑडिट आपको करने में हेल्प करता है, ठीक है. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या हो गया? फाइनेंशियल चेकिंग. इंटरनल ऑडिट मतलब बिजनेस कैसे गवर्न हो रहा है, कंपनी कैसे चल रही है, वो इंटरनल ऑडिट में कवर होता है. तो जो ऑडिट कमेटी है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी चेक करती है, क्योंकि ऑडिट तो आपका एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कर ही रहा है. उसके लिए रिकमेंडेशन करता है ऑडिट कमेटी. अगर कंपनी लॉ याद होगा तो ऑडिट कमेटी क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, रेकमेंड करता है क्या, किसको ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसको कितनी रेम्यूनरेशन देनी है. तो ऑडिटर तो वो काम कर रहा है. तो ऑडिट कमेटी क्या कर रही है? देख रही है सही ऑडिटर अपॉइंट किया है कि नहीं, सही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किया है कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं. ये सारे काम ऑडिट कमेटी करती है. क्लियर? वहां लिख लो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लिखा. लास्ट, रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग एंड governance. There should be a clearly established process of identifying, analyzing, treating risk which could prevent the company from effectively and achieving its object. It also involves establishing a link between risk return and resourcing priorities. Appropriate control procedure in form of risk management plan must be put in place to manage risk throughout the organization. तो मतलब सिर्फ डायरेक्टर के पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है, आखिरी गार्ड तक के पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान है कि ऐसे लोगों को बिना चेक किए अंदर आने मत देना. तो हमने एक ऐसे प्रोसीजर्स बनाया है जिसमें मार्क करो आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड ट्रीटिंग रिस्क. पहले हम देखेंगे कैसे कैसे रिस्क हमको आते हैं, फिर हम एनालाइज करेंगे कौन से रिस्क इंपॉर्टेंट है, कौन से रिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है. जो रिस्क इंपॉर्टेंट है उनको हम हैंडल करेंगे और ट्रीट करेंगे. ठीक है, सबको एलिमेंट्स याद हो गए. कल हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन, मतलब 4 थ्योरी है, एजेंसी, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर और स्ट्यूवर्ड थ्योरी. इंपॉर्टेंट है, कल हम ये थ्योरी से पढ़ेंगे. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है ओपनली.